भारत की प्रॉक्सी बनने का वक्त गया। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया है, ना सिर्फ अफगान तालिबान को बल्कि नंदू को भी और नेतन्याहू को भी। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, प्रॉक्सीज के जरिए खेलने का नहीं। अफगानिस्तान के नापाक अजाइम का भरपूर जवाब दिया पाक फौज ने और पाक फिजाइया ने। यह मुमकिन नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर, शहरियों के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर हमले करते रहें और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज चुप करके देखती रहे। जब्त की एक हद हुआ करती है, जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अफगानिस्तान को और तालिबान को ये सोचने की जरूरत है कि जब तारीख लिखी जाए तो वो तारीख में किस तरफ खड़ा हो, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ या इसराइल और हिंदुस्तान के साथ। फैसला अफगानिस्तान ने करना है, फैसला तालिबान ने करना है। ग्लोबल सेज पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो खुसूसी तौर पर अफगान तालिबान है, अगर इनके ताल्लुकात की हैसियत को, नौइयत को अगर फिलवक्त मापा जाए तो ये पेचीदा भी नहीं रही। ये ताल्लुकात तकरीबन खत्म होने को हैं, दम तोड़ रहे हैं। वो ताल्लुकात जो कभी 90 की दिहाई के वस्त से हम लोग साथ थे, वो वाज़े तौर पर मामलात बदल गए। माजी में हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात रहे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। पाकिस्तान ने 1990 की दिहाई के वस्त में तालिबान की पैदाइश के बाद से उनकी हिमायत की है। ये उन 3 ममालिक में से एक था जिसने पहले तालिबान को तस्लीम किया। अफगानिस्तान में अमेरिका की क़यादत में दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जब वो चल रही थी तो उसके दौरान पाकिस्तान ने तालिबान को सियासी जगह और सालसी की कोशिशें पेश करके अपना असर रसूख बरकरार रखा। लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला और उसके बाद तालिबान के कब्जे के बाद उनके मामलात कुछ तब्दील होते दिखाई दिए, तो ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता कशीदा होने शुरू हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में वापसी ने पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंद गिरोहों को तक़वियत दी, जिससे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के और तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफा होने लगा। हालिया माह में मुल्क सरहदी झड़पें होती रही हैं, फ़िज़ाई हमले होते रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक ताउन था उसको गहना सा दिया। तो पाकिस्तान की बहुत सी शिकायत हैं। अफ़गान तालिबान वो पाकिस्तान की इन शिकायत को सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान से कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तानी तालिबान, TTP के नाम से जाने जाने वाले इस तालिबान के फैक्शन के साथ मसला है, जो एक अक्सरियत पसंद गिरोह है जो अफ़गान तालिबान के साथ नज़रियाती ताल्लुकात रखता है, लेकिन एक अलग एंटिटी है। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान की तरफ से इसे एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर जाना जाता है, और ये गिरोह बुनियादी तौर पर हुकूमत को, रियासत को, फ़ौज को, पाकिस्तान की अफवाज को, इनको निशाना बनाता है और साथ साथ सिविलियंस को भी। लेकिन 2023 के बाद से रियासती मुंसलिक शहरियों पर भी हमले वो भी तेज़तर होते गए। पाकिस्तान का कहना है कि TTP और दीगर अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर वो हमले कराए जाते हैं सिविलियंस के ऊपर, शहरियों के ऊपर, जबकि काबुल इससे इनकार करता है। अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सिक्योरिटी इख्तलाफात पर वक्फे से आपस में फायरिंग का तबादला होता रहा है, झड़पें होती रही हैं। दोनों अतराफ ने जानो माल के नुकसान उनकी इतला भी दी है, दावे भी किए हैं, और ताज़ा तरीन अगर देखा जाए तो कल रात को एक कशीदगी हुई है, जिसमें कि अफ़गानिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने पाकिस्तान की ऊपर एक जारहाना उन्होंने हमला किया, और फिर उसका एक बिफिटिंग रिप्लाई पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से दिया गया। पहले तो आपको ये बताएंगे कि इसके पीछे ये जो भी हालिया हमला हुआ है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इनके ऊपर बात करेंगे। और फिर मैं चाहूँगा कि हम एक ज़रा तवील उसमें देख सकें कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मसला है, इसकी तारीख़ क्या है। ये कहानी, ये पिछले 100-150 साल की कहानी है।
ये आज की कहानी नहीं है, 100-125 साल 150 साल की कहानी है पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की, जो अफ़गानिस्तान का एक मसला रहा है, पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ और फिर पाकिस्तान के साथ, और क्यों इस तरह का उनका बिहेवियर है इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इतनी उनके साथ हमने एक मुसलमान होने के नाते, एक भाई होने के नाते, जितना हमारी औकात थी, हमने कोशिश की कि हम खड़े रहें उनके साथ। लेकिन वो जो एक एलिमेंट है कि डिसरिगार्ड का, भूल जाने का, उसका वो उन्होंने कहते हैं कि लिहाज नहीं किया कि अगर एक बुरे वक्त में मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहा है तो उसको मैं वैल्यू करूं। तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों है, क्या हिसाब किताब है, क्या सारी की सारी कहानी है, और आखिर में एक मुख्तसर सा तजिया आज इस सब पर बात करेंगे। तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान ज़रा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया महीनों में जो सरहदी झड़पें हैं और फ़िज़ाई हमले हैं, वो उनमें इजाफा देखने को मिला है और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी शिकायत अफ़गान तालिबान से ये है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और BLA को अपने पास बना देता है। उसके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको वहाँ पर सहूलतकारी की जाती है, वहाँ पर उनके लिए उनकी ट्रेनिंग है, उनके वेपन्स हैं, उनके फाइनेंसेस हैं, सारे के सारे मामलात, उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आप पनाह देते हैं और हमारे मुल्क में आकर वो दहशतगर्दी करते हैं। इनको अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की तरफ से हालांकि इन तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया गया है। और ये जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में 2021 में, अफ़गान तालिबान के हुकूमत संभालते ही ये पाकिस्तान में इनकी तादाद और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। पहले तो ये सरकारी अमलाक को, पाक अफवाज को निशाना बनाते रहे, और 2023 के बाद से शहरियों पर, आम शहरियों पर और इमारतों पर और उन पर हमले होने शुरू हो गए और शिद्दत इख्तियार करते गए। जो हमले हैं और कैजुअल्टीज़ जो हैं वो भी बढ़ती गई। पाकिस्तान खुले अल्फाज में ये कहता है कि TTP और दीगर अस्करियत पसंद गिरोह जो हैं वो अफ़गानिस्तान को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं। काबुल बहरहाल ये सुनने को तैयार नहीं है। इसी वजह से गुज़िश्ता साल अक्टूबर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी इख्तिलाफ़ात हैं वो वक्फे से फायरिंग का हमारे वो आपस में तबादला होता रहता है। दोनों तरफ से जानो माल के नुकसानात की इत्तलात आपको देते रहे हैं। ताज़ा तरीन कशीदगी जो है वो कल रात जो होती रही है उसके पीछे का थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको बैकग्राउंड बता दूं कि वो क्यों हुआ है। ये जो छोटा सा पिछले दो माह का मामला है वो क्या है। देखिए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इससे पहले नंगरहार और पक्तिका सूबों में हमने फ़िज़ाई हमले किए थे और ये उसके रिएक्शन में इन्होंने किया। अब वो हमले क्यों किए थे, और अफ़गान हुकाम जो हैं वो और उनके गवाह जो हैं वो कहते हैं कि जी ये इसमें जी ख़वातीन और बच्चे हलाक हुए, जबकि हमने उनके जो नेटवर्क था TTP का, BLA का, वहाँ पर हमने फ़ायर किया था। अब वो क्यों था? पाकिस्तान ने ये बात बताई कि जनाब हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में खुदकुश हमले होते रहे हैं, बम धमाके होते रहे हैं और उसकी ज़िम्मेदार अस्करियत पसंद हैं। हम उनको निशाना बना रहे हैं जिनको आपने अफ़गानिस्तान में पनाह दी हुई है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा बम धमाका, एक मोहलक बम धमाका एक इमाम बारगाह में, मस्जिद में, इस्लामाबाद में हुआ था। और पाकिस्तान नीडेड टू गेट रिड ऑफ दोज पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वो हमारा हक बनता था। और इस कशीदगी ने फिर वो सरहदी बंदिशों और फ़ौजी अलर्ट्स और काबुल और इस्लामाबाद की तरफ से बाहमी इल्ज़ामात, ये सारा कुछ इसको जन्म दिया। तो उसके बाद हालांकि कहानी यह है कि कतर और तुर्की की सालसी में इससे पहले मुज़ाकरात की कोशिशें भी की गईं, लेकिन एक बहुत फ्रेजाइल सी जंग बंदी हुई जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये हमले होते रहे हैं। फिर इस्लामाबाद में वो इमाम बारगाह पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान को वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक करनी पड़ी, और उस एयर स्ट्राइक के जवाब में अब इन्होंने ये एक कल पूरे का पूरा फुल फ्लेजेड हमला पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। अफ़गान तालिबान फोर्सेस ने ड्यूरल लाइन के साथ पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। ये हमले पाकिस्तान की हालिया फ़िज़ाई हमले जो मैंने आपको बताया है उसके जवाब में दिए गए, जिसमें कि ये क्लेम किया गया था कि 18 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि जी हम इसका ये जवाब दे रहे हैं। ये झड़पें खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हुई, जैसे तोरखम में और चमन के करीब।
तालिबान ने ये दावा किया जनाब कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी हम जो उनके जस्ते खाकी हैं वो भी हम अफ़गानिस्तान ले गए हैं और कुछ हमने ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिए हैं और 13 से 19 पाकिस्तानी चौकियां जो बेसिस हैं उन्होंने कहा जी हमने तबाह कर दी हैं या कब्ज़ा कर लिया है और अपने नुकसानात उन्होंने ये बताया कि जी 8 हलाक हुए हैं और 11 ज़ख्मी हुए हैं। अब पाकिस्तान की फोर्सेस ने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया है, जवाबी फायरिंग की और भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान का ये दावा है कि अफ़गान तालिबान के हमलों में भारी नुकसान पहुंचाया है, मुतअद्दिद अफ़गान जंगजू जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है और दीगर को ज़ख्मी कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अफ़गान सरजमीन में गहरे हमले किए, बहुत डीप टेरिटरी में जाकर, जिसमें जंगी तैयारों से बमबारी की गई। अहम अहदाफ जो थे वो काबुल में दारुल हुकूमत था, मुतअद्दिद धमाके अफ़गान एंटी एयरक्राफ्ट फायर से वो कोशिश करते रहे इंगेज करने की, बट इट वॉज बियॉन्ड देयर रीच। कंधार में जो जनूबी सूबा है वहाँ पर तालिबान का जो मजबूत मरकज़ है वहाँ पर हमला किया गया। इसके अलावा पख्तिया में जो जनूब मशरकी सूबा है वहाँ पर हमले किए गए। फिर इसके अलावा पाकिस्तान ने इन्हें अफ़गान फ़ौजी तालिबान तनसीबात पर जैसे ब्रिगेड्स हैं, बेसिस हैं, असलहा खाने हैं नंगरहार में, उन पर हमला किया और ऑपरेशन का नाम जो है पाकिस्तान ने ग़ज़ब लिल हक़ रखा गया। पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि 133 अफ़गान तालिबान जो हैं उनको हलाक किया गया है और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, मुतअद्दिद पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। इसके जवाब में जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने काबुल, कंधार और पख्तिया में फ़िज़ाई हमलों की तस्दीक की है। काबुल और कंधार में तैयारों की आवाज़ें और धमाके भी सुने गए हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने कौन कौन से अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया, ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो उनका 313 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, फिर इसके अलावा ब्रिगेड हेडक्वार्टर 201 KBW, 205 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मुल्ला अब्दुल हक वासिक का इंटेलिजेंस चीफ हेडक्वार्टर, गाजी हेडक्वार्टर, मुल्ला याकूब का अफ़गान GHU ऑफिस, मुल्ला अंस हक़ानी का ऑफिस, मुल्ला नसरुल्लाह का ऑफिस और मज़ीद तफसीलात के अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने निशाना बनाया है और इनको तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान का, जैसा मैं आपको बता रहा था कि वज़ीर दिफा ने ये बात बड़ी ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कह दी है कि अब अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ खुली जंग है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जनाब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान की एक कॉलोनी बना दिया है और ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। और ये बात, मैं इस बात के ऊपर आगे चलकर कुछ बात भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया गया है और ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूं, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनके ख़िलाफ़ इतना ख़वारिज के अनासर के साथ साथ अलकायदा के जो कारिंदे हैं उनको भी और उनके तालिबान सहूलतकारों को भी निशाना बनाया है और फैसला कुन हमले करके जहाँ जहाँ पर इनके वो पॉकेट्स थी जो हम इन पाकिस्तान के पास इत्तलात थी उनको नुकसान पहुँचाया गया है, तबाह किया गया है। अब क्योंकि ये सारे का सारा मामला रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये हिदायत जारी की गई थी कि किसी को भी चाहे कोई बेगुनाह जानवर हो या इंसान हो, उनकी हिफाजत की जाए और सिर्फ दहशतगर्दों को ही इस चीज़ का निशाना बनाया जाए जो कि इलाकाई और आलमी सालमियत के लिए ख़तरा है। देखिए, ये तो सारी की सारी कहानी हो गई कि क्या हुआ और क्यों हुआ। मैं ये चाह रहा था कि तज्जिया थोड़ा सा ज़रा तवील कर लिया जाए ताकि आपको बता सकूं कि कहानी क्या है। देखिए, तालिबान का जन्म कैसे हुआ। आपको पता है कि अमेरिका हमेशा से एक खुदगर्ज दोस्त रहा है। पाकिस्तान ने उसके साथ मिलकर सोवियत यूनियन USSR के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी, इतना उसका साथ दिया। लेकिन जैसे ही USSR उसके टुकड़े टुकड़े हुए तो अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तरा साफ़ किया और उसने अपने हाथ झाड़े और उसने कहा, मियाँ हम तो चल रहे हैं, आगे आप जाने और आपका काम जाने। और अफ़गानिस्तान में वो जो इतना असलहा था और इतना कुछ था, वो कौन, इतने सारे वॉरलॉर्ड्स थे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के बैकयार्ड में वो एक इतना बड़ा गंद छोड़कर चले गए जिसकी के इसको एडमिट किया बाद में हिलरी क्लिंटन ने भी
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट किया कि हम से ये सारे का सारा गन वहां पर छोड़ के आए पाकिस्तान के बैकयार्ड में, उसको कौन क्लियर करता? और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई कि आपके बैकयार्ड में 24 घंटे इस तरह की लड़ाई हो रही है, और कुछ लोग हैं जो कि मर्सनरीज थे, उनको और कुछ आता ही नहीं था। उन लोगों ने 15 साल कुछ और किया ही नहीं था, उनको सिर्फ इतना ही पता था कि जंग कैसे लड़नी है। अब उस वक्त में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, ट्रेड बहाल हो गई हुई थी, यहां से जो कंटेनर्स वगैरह जाते थे उनके ऊपर रास्ते में हमले किए जाते थे, उनको लूटा जाता था। ये तजवीज़ पेश की बेनज़ीर भुट्टो ने कि आप इस तरह करें कि बहुत से अफ़गान बच्चे हैं, महाजरीन हैं, जो हमारे पास यहाँ पर मदरसों में पढ़ते हैं, आप उनमें से एक बच्चा या 2 बच्चे कंटेनर में बिठा दिया करें। वो उस इलाके को जानते भी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको ज़ुबान भी आती है, उनके कबाइल वहाँ पर हैं, उनको एक एक हथियार दे दें ताकि वो अपने जो कम से कम जो कंटेनर जा रहा है उसको लूटा ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नुकसान हो रहा था। तो यही किया गया, एक एक 2-2 जो मदरसों के स्टूडेंट थे, इनको तालिब कहा जाता था, तो एक एक 2-2 तालिब को साथ बिठा के भेजना शुरू कर दिया, और उससे ये जो लूटा जाता था इसमें शदीद कमी आ गई। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि ये तो बड़ा अच्छी स्ट्रेटजी काम की है, तो ये जो बच्चे जाते हैं आते हैं इतना ट्रैवल करके, तो इनकी तो हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा करेंगे वहाँ पर जिन जिन इलाकों के रहने वाले हैं इनको वहीं पर हम सेटल कर देते हैं, और इनको जो भी ये वेपन शेपन है इनको दे देंगे, ताकि उस इलाके से जब हमारा वो ट्रेड के लिए हमारे कंटेनर्स वगैरह गुजरे तो ये उनकी हिफाजत करें, उनको किसी को लूटने ना दें। तो इस तरीके से कर दिया गया। इसके बाद ये तालिब जब वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ पकड़ते गए, इसके आगे पाकिस्तान का उनके साथ कोई वो नहीं था कि चलो ये वहाँ चले जाएंगे, उस इलाके के अंदर भी थोड़ा सा सुकून रहेगा, जो वहाँ से लोग आते हैं हमें तंग करते हैं, यहाँ पर जो ट्रेड के ऊपर लूट मार होती है वो नहीं होगी, और इनको वहाँ पर प्लेस कर दिया गया। यहाँ से ये जेनेसिस है, यहाँ से ये शुरू होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेंथ पकड़ते गए, और आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी तालिबान खड़ी हो गई। और बहुत से लोग इल्ज़ाम देते हैं कि जी पाकिस्तान ने खड़ा किया और इस तरीके से किया, और हमें कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी। हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए थी। हमारे बैकयार्ड में आप गंद छोड़कर चले गए थे, उसको किसने क्लियर करना था? हमने क्लियर करना था, और हम ही ने उसको क्लियर करने की कोशिश की। हमने सिर्फ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थोड़ा सा, और वो मामला कहीं के कहीं चले गए। और उसके बाद ये तालिबान के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। इसके बाद 2001 में वो 9/11 हुआ, आपको पता है अलकायदा के पीछे लोग आए, वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। उस पूरे दौर के दौरान भी पाकिस्तान ने जितनी सफारती और जितनी हम मदद कर सकते थे हमने इनकी मदद की है, एक स्पेस दी है, रवाबित कायम रखे हैं ताकि इनको नुकसान ना पहुंचे। और इसके साथ साथ जो लाखों महाजरीन पाकिस्तान में थे उनका तो मैं बात ही नहीं करता। मेरे अफगानी जो हैं सुनने वाले वो खफा हो जाते हैं कि आप कहते हैं एहसान फरामोश है। मैं एहसान फरामोश नहीं कहता, भाइयों पे एहसान नहीं होता। आप मुसलमान हैं, आप हमारे भाई थे, हमने आपकी इसलिए मदद की कि आप हमारे हमसाए भी हैं, मुसलमान भी हैं। लेकिन बात यह है कि इस चीज़ का कुछ आपको भी पास रखना चाहिए कि ये मामला ऐसा क्यों है। देखिए, कहानी कुछ यूँ है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ये जो रिश्ता है ये कोई आज का नहीं है, और जो ये मसाइल हैं ये भी आज के नहीं है। हमने जो मसाइल आपके साथ थे उनको इनहेरिट किया था। हमारी आपके साथ जो सरहद है इसको ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है, और ये वाहिद सरहद नहीं है जो हमारी आपके साथ है। ये नौबातियाती दौर की पैदावार है, और ये वाहिद सरहद नहीं है आपके पास। आपने इसे मुस्तरद करने की बुनियाद बना दिया क्योंकि जी ये तो नौबादियाती दौर की थी। आपकी जो शुमाली सरहदें हैं यानी ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमानिस्तान के साथ, वो भी 19वीं सदी के आखिर में हैं। ख़ास तौर पर 1880 से 1890 की दिहाइयों में बरतानवी सल्तनत और रूसी सल्तनत की ग्रेट गेम के दौरान तय हुई थी। इन एंग्लो रशियन बाउंड्रीज को एक कमीशंस ने दरियाए आमू, जो आमू दरिया है, उसकी बुनियाद पर सरहदें खींच दी थी, जिससे ताजिक ख़ानदान ताजिकिस्तान और बदख्शां के दरमियान, उज़्बेकिस्तान और शुमाली अफ़गानिस्तान के दरमियान, और तुर्कमन और तुर्कमानिस्तान और हेरात के इलाकों में ये तकसीम हो गए थे। ये तकसीम बिल्कुल उसी तरीके से ड्यूरेंट लाइन जैसी ही थी, जहाँ यहाँ पर यह था कि पश्तून कबाइल जैसे यूसुफजई, आफरीदी, महसूद, वज़ीर, ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा फाटा जो कि अब जमशुदा कबाइली इलाका है, और बलूचिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जिसमें कि कुंज, नंगरहार और पख्तिया में, इसमें बट गए थे। लेकिन इन शुमाल सरहदी
सरहदों पर, शुमाली सरहदों पर अफ़गानिस्तान का कोई मुस्तकिल या कोई शदीद तनाज़ा वहाँ पर दिखाई नहीं देता। वहाँ के नस्ली गिरोहों, ताजिकों, उज़्बेकों, तुर्कमनों ने सोवियत दौर की सख्तियों के बावजूद हम आहंगी, तिजारत, ये सब कुछ, सकाफ़ती तबादले, मुश्तरका रियासत साजी, इस सब को तरजीह दी। और जैसे ताजिकिस्तान है, उनके और आपके दरमियान ब्रिज है, वो दुस्तलिक ब्रिज है। पाकिस्तान के साथ लेकिन हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जो यहाँ पर है उसमें, मैं खैर हमारे अपने भी कुछ लोगों का बहुत सा मसला है, क्योंकि इस ऊपर उनके बरक्स जो ड्यूरन लाइन है, अफ़गान हुक्मरानों और पश्तून कौम परस्तों ने इसको सियासी हथियार बनाया। अफ़गानिस्तान की अंदरूनी कसीर नस्ली साख्त, पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, तुर्कमन, बलोच, ये सब कुछ इसने इस सारे को कमज़ोर किया। पश्तूनियत की जो फ़ौक़ियत से मुल्क की कमज़ोरी वो बढ़ती गई, और हालिया फंक्शनल जो तक़सीम है उसने भी उसको ज़ाहिर किया। अब मामला ये है कि जनाब, ये मैं इसकी सारी बहुत बड़ी तारीख़ है जो 1947 को फिर हमने इसको इनहेरिट किया। बहुत से पश्तून कौम परस्त जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते रहे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान में जो कोई रियासत के साथ गद्दारी करता था उसको अफ़गानिस्तान पनाह देता था। ये अब का नहीं है, ये 1947 का है। जैसे बलूच रहनुमा जो थे, उनके भाई गए, वो भी आपने अपने पास उनको रखा। बाकी लोग जितने भी जाते रहे, जो भी यहाँ से भागता था, अल-जुल्फ़िकार किसी ज़माने में, वो भी आपके पास जाकर चले गए। ये एक ट्रेंड बन गया टिल द टाइम के USSR ने आपके ऊपर हमला नहीं किया, और फिर हम आपके साथ खड़े रहे। एक तवील दौर, तकरीबन 40 साल का ये दौर बनता है जिसमें कि पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। और 2021 के बाद जब आपको इख्तियार मिला तो पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA जैसे वो दहशतगर्द गिरोह जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उनके ऊपर अपना हाथ मजबूत करेंगे और उनको पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। बल्कि इसके बरक्स हुआ ये कि आपने भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, और ये दिखाई देने लग गया कि ये फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान, जिनको आप अपनी गोद में बिठाकर खाने खिला रहे हैं, उनको रकूम दे रहे हैं, उनकी आप वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको असलहा मिल रहा है, सारी प्लानिंग वहाँ पर हो रही है, उनके हैंडलर्स आपके पास आकर बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लग गई। और अभी भी आपने कल जो हमला किया है, एक ऐसे वक्त में जबकि मोदी इसराइल बैठा हुआ है, और ये बरमला इस बात को माना जा रहा है, कहा जा रहा है, एक अपने इसराइल के ही एक डिफेंस एनालिस्ट हैं जिनने कहा है कि बलूचिस्तान में इसराइल उसका हाथ है, और वो इस बदअमनी में और वहाँ पर दहशतगर्दी कराने में मुलव्वस है, और BLA की सरपरस्ती करता है, और इसके अलावा दूसरे स्प्लिटर ग्रुप्स की भी। तो आप तालिबान, जो कि इस्लाम के नाम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर आपने ढिढोरा मचाया हुआ है कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं और हम ये हैं, और ना आप बच्चियों को तालीम हासिल करने देते हैं, ना आप किसी को कुछ और करने देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है तो अगर मैं आपके नुक्ता नज़र से बात करूँ तो वो लोग जो कि इतने फार राइट पे बैठे हैं कि जिन्होंने बुद्धा के मुजस्समे जो हैं उनको उड़ा दिया था, वो उस हिंदुस्तान में जाकर बात करते हैं जो कि मुसलमानों का वहां पर क्या हाल करते हैं, जाकर देखें। आपको एक बुत वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो तो वहां पर बुत ही बुत है जिनकी वो पूजा करते हैं, और वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक करते हैं अपने मुल्क में, ये आपको दिखाई नहीं देता, और आप जाकर उन्हें जफियां डालते हैं, और आप इसको कहते हैं कि आप इस्लाम पसंद हैं, और आप ये कहते हैं कि आप मुसलमान हैं। किस किस्म का दोगलापन है और किस किस्म का झूठ है ये। आप एक ऐसे मुल्क को जो आपके साथ खड़ा रहा 4 दहाइयों तक, जैसे ही आपको थोड़ा सा वो गरमाइश मिली, आप में सांस लेने का हौसला पैदा हुआ, आपने वापस उसी को अटैक कर दिया, आपने उसी भाई के पीठ में खंजर घोंपा। और ये सारी की सारी कहानी आप अगर ये समझते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं ना, तो तारीख याद रखती है कि कौन किसके साथ खड़ा था। तारीख याद रखेगी कि पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्की के साथ खड़ा था, ईरान के साथ खड़ा था, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा था, और अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और इसराइल के साथ खड़ा था। आपने बेशक इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हो, बेशक आप जो भी आप करना चाहते हैं आप वहां पर करें,
क्योंकि हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। मैंने अल्लाह को जवाब देना है कि मैं किस तरह का मुसलमान हूँ, मैं क्या चीज़ समझता हूँ। लेकिन अगर आपके अमाल ये हैं कि आप ओवरऑल मुसलमान कौम को, अपने भाइयों को, उनको मरवा रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, उनका सौदा कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं पता कि आपको अपना क्या ख्याल है आपका, कि आपको तारीख कैसे याद रखेगी। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि तारीख आपको गद्दार के तौर पर ही याद रखेगी, इस्लाम दुश्मन के तौर पर, इस्लाम का सौदा करने वालों के तौर पर ही याद करेगी, चाहे आप खुद इसके बारे में जो भी मर्जी कहते रहे हों। तो बहरहाल जनाब, कहानी ये है कि ये तो अभी कहानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि पत्ते मजीद खुलेंगे। अभी तो ईरान की तरफ उनका पूरे का पूरा ध्यान है, और मैं कल एक बड़ी तफसीली वीडियो बनाऊंगा, तफसीली वीडियो, जो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त ईरान के अंदर क्या करना चाह रहा है जो आपका इसराइल है, और किस तरीके से बैल्कनाइजेशन चाह रहे हैं कि इनको टुकड़ों में तकसीम किया जाए, और उसके लिए ये सारी की सारी जो प्रॉक्सीज हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक दफ़ा अफ़गानिस्तान को मैंने आपको बताया था कि उसको अगर ये बैल्कनाइज कर देते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, तो साथ ही उन्हें पाकिस्तान की तरफ आना है, और फिर अफ़गानिस्तान की तो समझ भी नहीं आनी कि ये कहाँ से आए और कहाँ चले गए। बहरहाल जनाब, ये एक ग्रेटर गेम है इसराइल की, ग्रेटर इसराइल के लिए और पूरी दुनिया में एक निज़ाम कायम करने के लिए, जिसमें कि वो मसीह दज्जाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, जो तालिबान है, उनको समझ में आ जाए और वो मामलात को मामला फैमिली से हल कर दें, और बैठकर इस सारे के सारे मामले को समझने की कोशिश करें कि वो ग्रेटर गेम में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की तरफ से और इसराइल की तरफ से। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।